दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है जो कि जीव विज्ञान के चैप्टर प्राणियों का संरचनात्मक संगठन से लिया गया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों लाया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो उसमें कई बार भी पूछा जा चुका है, जैसे नीट का हो गया, सेट का हो गया, इन सब में भी इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से जुड़ सकते हो, उसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपने अभी तक भूगोल का, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का और केमिस्ट्री फिजिक्स का अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो प्रयोगशाला परिचालक वाले जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में पर्यावरण के भी पूरा से टॉपिक वाइज से पूरा आपका जो वीडियो है वो अपलोडेड है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किस जंतु में रेड ब्लड कार्पोसिल्स केंद्रक युक्त होता है? मनुष्य में, खरगोश में, चूहा में या फिर मेंढक में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पूछा क्या गया, रेड ब्लड कार्पोसिल्स में केंद्रक युक्त होता है तो किस जंतु के रक्त में होता है? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मेढक है ना। मेढक में लाल रक्त जो कोशिका होती है रेड ब्लड कार्पोसिल्स होता है दोस्तों, उसमें केंद्रक है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक है वो पाया जाता है। और आमतौर पर दोस्तों ऊंट और जो लामा है ना, एक है आपका ऊंट है, ऊंट और लामा, ये दोनों को छोड़कर दोस्तों, ऊंट और लामा है, इनको छोड़कर दोस्तों बाकी जितने भी जानवर है उसमें केंद्रक है वो नहीं होता है। साथ में जो इनका जो मेढक में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, उनका आकार कैसा होता है? तो इनका आकार है दोस्तों अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है और साथ में डिस्क की तरह होता है। किसकी तरह होता है दोस्तों? डिस्क की, अंडाकार और डिस्क की तरह होती है। साथ में जो केंद्रक है दोस्तों एक साइड में है वो स्थित होते हैं और इनकी जो श्वसन वर्णक होती है दोस्तों वो होता है आपका हीमोग्लोबिन है वो होता है। रेड ब्लड कार्पोसिल्स का जो निर्माण है दोस्तों कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर भी उसे देख सकते हैं है ना, अस्थि मज्जा में होता है। और साथ में इनका जो विनाश होता है, मतलब इसको भक्षण करते हैं, मरुस्थल कहते हैं, उसमें यकृत और जो तिल्ली स्प्लीन होता है ना, वहां पर इसका होता है भक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की तरफ है वो बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं? किसके बीच की दूरी को दोस्तों यहाँ पर सार्कोमियर कहते हैं? देखिए जेड लाइन से जेड लाइन तक, दो आई बैंड्स के द्वारा, दो ए बैंड्स के द्वारा, फिर जेड लाइन के दो सतह के बीच में। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो लाइन होता है दोस्तों जिसको यहाँ पर सार्कोमियर्स है वो कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जेड लाइन से जो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों उसको सार्कोमियर के नाम से है वो जाना जाता है। तो सार्कोमियर क्या है दोस्तों? तो दो लगातार जेड डिस्क या फिर जेड लाइनों के बीच की दूरी है उसको सार्कोमियर कहते हैं दोस्तों। साथ में सार्कोमियर मायोसाइट से बनते हैं। किससे दोस्तों? मायोसाइट, मायोसाइट जिसको मांसपेशी फाइबर है ना, मांसपेशी फाइबर की जो मूल क्या होती है? संकुचनशील इकाई होती है दोस्तों। यहाँ पर जो मायोसाइट है इसकी क्या है? मूल इकाई होती है। यहाँ पर मायोसाइट है वो क्या होती है आपका? यहाँ पर जो जेड लाइन सार्कोमेर उसकी क्या होती है? जो मांसपेशी फाइबर है उसकी संकुचनशील इकाई होती है। सार्कोमेर को दोस्तों दो मुख्य जो आपका क्या होते हैं प्रोटीन तंतु है वो होते हैं सार्कोमेर में है ना, दो मुख्य प्रोटीन तंतु होते हैं। एक होता है आपका एक्टिन तंतु और दूसरा होता है आपका मोटे मायोसिन तंतु जिसको एक्टिन फाइबर्स बोलते हैं और मायोसिन फाइबर हो बोलते हैं। मायोसिन फाइबर है दोस्तों मोटा होता है और जो एक्टिन फाइबर है वो दोस्तों पतला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे नंबर के, यहाँ पर देखिए ग्लोब्यूलिन्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, एंटीजन, सीरम या फिर लिम्फेटिक ऊतक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोब्यूलिन्स होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन्स होते हैं दोस्तों वो प्लाज्मा प्रोटीन है वो होते हैं है ना। ग्लोब्यूलिन्स है दोस्तों क्या कहाँ पर पाए थे? तो रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीनों का क्या होता है दोस्तों? एक समूह होता है। ये प्रोटीन
यकृत और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। किसको? ग्लोबुलिन्स है वो बनाए जाते हैं। किसके वजह से? आपका जो प्रोटीन है यकृत और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं। साथ में दोस्तों ये इनकी जो उपयोगिता है वो किसमें है? शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है दोस्तों उसको बढ़ाता है ना। क्या करते हैं दोस्तों? बढ़ाता है आपका यहाँ पर। और साथ में जो रक्त के थक्का जमने में दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोबुलिन्स है वो मदद करते हैं। और यकृत और जो किडनी को सही तरीके से काम करने में भी दोस्तों यहाँ पर ये मदद करता है। ग्लोबुलिन दोस्तों गोलाकार प्रोटीन होती है। इनकी जो आकृति होती है दोस्तों कैसे? गोलाकार होता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी पूछ सकते हैं। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट है दोस्तों जिसको आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। सीरम होते क्या हैं? रुधिर का प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा माइनस गामा ग्लोबुलिन्स होती है, फिर प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन होते हैं, फिर प्लाज्मा माइनस कैल्शियम प्लस प्लस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सीरम होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सीरम होते हैं वो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। जो सीरम एक क्या होता है? जो एक साफ तरल पदार्थ होता है। क्या दोस्तों? यहाँ पर जो साफ तरल पदार्थ होता है जिसे थक्केदार रक्त से अलग किया जाता है और सीरम प्लाज्मा से अलग होता है दोस्तों। जो सामान्य और बिना थक्के वाले रक्त का तरल भाग होता है ना, जिसमें लाल और सफेद कोशिकाएं और जो प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, है ना, ये चीज होती है। साथ में सीरम और प्लाज्मा के बीच को है दोस्तों यहाँ पर अंतर करता है। यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन है ना, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। तो सीरम है ये चीज काम करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंकाली मायोफाइब्रिल्स की इकाई क्या होती है? मोटी इकाई होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, सार्कोमियर होती है, फिर मायोसिन क्रॉस हो, सेतु होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा दोस्तों? कंकाली मायोफाइब्रिल्स की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सार्कोमियर है वो कहलाते हैं। जो मायोफाइब्रिल्स होती है कंकाल की, है ना, उसकी जो इकाई होती है वो सार्कोमियस होती है दोस्तों। ये क्या है? सार्कोमियस करता क्या है? कंकाली और हृदय संबंधी जो मांसपेशियों की दोस्तों मूल कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों। क्या होती है? मूल कार्यात्मक इकाई होती है। तो किसकी होती है? तो यहाँ पर जो कंकाल और हृदय इनके बीच के जो संबंध में जो मांसपेशियां होती है उनकी मूल संरचनात्मक इकाई होती है। साथ में इनकी जो संरचना है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से है वो बना होता है। साथ में इनके जो जो कार्य है दोस्तों वो मांसपेशियों में संकुचन के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन है। माइलिन आवरण मुख्य रूप से किसका बना होता है? प्रोटीन का, फास्फोलिपिड्स का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो माइलिन आवरण है दोस्तों मुख्य रूप से किसका बना है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, फास्फोलिपिड्स है वो दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में, है ना, ये ऑप्शन के आधार पर है। यहाँ पर माइलिन आवरण है दोस्तों मुख्य रूप से आपका जो लिपिड होता है ना, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है दोस्तों। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है दोस्तों। माइलिन है दोस्तों एक्सॉन के चारों ओर क्या होता है दोस्तों? एक्सॉन के क्या होता है? एक्सॉन के चारों ओर एक जो संकेंद्रित परत है वहां पर होती है और यह एक्सॉन को दोस्तों इंसुलेशन प्रदान है वो करता है। साथ में माइलिन में दोस्तों कितना प्रतिशत? 60% आपका क्या होता है? यहाँ पर 60% आप 60 से 75% तक, 60 से 75% तक यहाँ पर दोस्तों आपका लिपिड्स होता है। और जो 15% से दोस्तों यहाँ पर 25% तक आपका दोस्तों प्रोटीन है वो होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन लिया गया है, जो फास्फोलिपिड्स लिया गया उसको ले गए, क्योंकि इसकी जो लिपिड्स की मात्रा होती है दोस्तों वो कितने प्रतिशत? 60% से 75% के बीच में होते हैं, जो कि प्रोटीन की मात्रा से कहीं ज्यादा है। इसलिए प्रोटीन के ऑप्शन में रहते हुए भी आपको फास्फोलिपिड्स है उसको लेना है। फिर लिपिड्स दिया रहेगा तो भी आपको उसको लेना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। 7वां नंबर का, इरिथ्रोसाइट्स एवं ल्यूकोसाइट्स दोनों का निर्माण कहाँ होता है? थाइमस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, आर्टेरियल भित्ति होता है, या फिर लसिका ग्रंथि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो इरिथ्रोसाइट्स और जो ल्यूकोसाइट्स है दोस्तों दोनों का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में है वो होता है ना। अस्थि मज्जा में होता है। साथ में जो पूरे शरीर है दोस्तों इसको सिपाही के नाम से है वो जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सिपाही के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में देख लेते हैं।
वोल्क मीन्स केनाल कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज में, लीवर में, अस्थि में या फिर आंतरिक कान में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो वोल्क मीन्स केनाल होता है दोस्तों, वो आपका अस्थि में है दोस्तों पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न में से किसमें असंख्य श्वेत रेशे पाए जाते हैं? टेंडॉन में, लिगामेंट में, उपास्थि में या फिर अस्थि में या फिर त्वचा में? तो यहाँ पर दोस्तों इसको जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। टेंडन, इसको कंडरा भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, इंग्लिश में टेंडन है वो कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में बात कर लेते हैं, है ना। तो कंडरा है वो क्या है? कंडरा में दोस्तों प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? आपका जो सफेद रेशे है वो होते हैं। साथ में जो आपका टेंडन तंतु में संयोजी उत्तक है वो होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? यहाँ पर जो टेंडन होते हैं संयोजी उत्तक होते हैं दोस्तों, है ना। संयोजी उत्तक होते है, जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं दोस्तों। किससे जोड़ते हैं? हड्डी से आपका जोड़ते हैं, मांसपेशियों उसको हड्डी से जोड़ते हैं और शरीर के उचित कार्य में दोस्तों सहायता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का है, कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स से संबंधित होती है? श्वसन कोशिका, डेंड्राइट्स या फिर निशिल कड़िका या फिर एक्सॉन हिलॉक? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको पूछा क्या गया है, तो कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स से संबंधित है? तो जो न्यूरॉन्स से संबंधित है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, न्यूरॉन से है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एक्सॉन हिलाक होता है, जो क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका से है वो संबंधित होता है ना। एक्सॉन हिलाक, इनका जो कार्य होता है दोस्तों क्या होता है? ये बाहरी दुनिया से जो संवेदी इनपुट होते हैं दोस्तों उसको लेने का काम करते हैं। साथ में जो मांसपेशी को दोस्तों मोटर कमांड है वो देती है, कि कौन सा कमांड देता है? मोटर कमांड है वो देने का काम करती है। और ये हमारी जो सोचने की क्षमता, महसूस करने और जो हमारे काम करने के तरीकों को भी दोस्तों तय करने का काम करते हैं। यहाँ पर ना जो तंत्रिका तंत्र, उसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन्स है वो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं यहाँ पर। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, फेलोपियन नली का ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? शल की उपकला की, पश्चिमाभी उपकला की, स्तंभाकार उपकला या फिर घनाकार उपकला की बनी होती है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो फेलोपियन नली का ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, इनकी जो आंतरिक भित्ति है ना, इंटरनल वॉल होते हैं, वो पश्चिमाभी उपकला की है वो बना होती है। मतलब सिलिया सिलियरी जो एपिथेलियम है, सिलियरी एपिथेलियम है इंग्लिश में ना, उसके है बने होते हैं पश्चिमावी उपकला से है वो बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिपक्व मैमेलियन रेड ब्लड कार्पोसिस असामान्य होते हैं क्योंकि इसमें डायपेडेसिस प्रदर्शित करते हैं, केंद्रक विहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं या फिर आकार बदलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी वजह से जो परिपक्व मैमेलियन रेड ब्लड कार्पोसिस असामान्य हो जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रक विहीन होते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैमेलियन है, परिपक्व मैच्योर मैमेलियन को, उसका जो रेड ब्लड कार्पोसिस है वो असामान्य होता है, किसकी वजह से? केंद्रक विहीन होने की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, रुधिर? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो संयोजी उत्तक है वो कौन है? न्यूरॉन्स है दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र वाला हो जाता है, ये तो ये संयोजी उत्तक नहीं हो सकता है। साथ में नेफ्रॉन है दोस्तों, ये किसका की जो किडनी होता है ना। यहाँ पर जो वृक्क होता है, वृक्क के जो इकाई होता है दोस्तों, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है दोस्तों, यहाँ पर ये अग्नाशय में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है वो होता है दोस्तों। और रुधिर की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर ये संयोजी उत्तक होता है ना। रुधिर है दोस्तों आपका संयोजी उत्तक होता है। साथ में लिगामेंट, टेंडन और जो हड्डी से सभी है ना, ये हड्डी कौन कौन से? रक्त, लिगामेंट, टेंडन और हड्डी, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? संयोजी उत्तक की श्रेणी में आते हैं, संयोजी उत्तक से मिलकर बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर क्या है? एक प्रकार का जो संयोजी उत्तक है वो है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन पारदर्शी उत्तक है? टेंडन, लिगामेंट, रेशेदार कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको जो पारदर्शी उत्तक है वो कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, हाइलिन कार्टिलेज, है ना। ये हाइलिन कार्टिलेज दोस्तों एक पारदर्शी ऊतक है दोस्तों, वो होता है, साथ में इसके साथ में एक चीज और होता है जो दोस्तों जिसको काचाभ बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है दोस्तों? काचाभ, है ना। हाइलिन कार्टिलेज और कचाभ उपास्थि, ये क्या होता है? उपास्थि होती है ना, उपास्थि होती है। ये दोनों क्या होते हैं? पारदर्शी ऊतक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? टेंडोन है, लिगामेंट है, एरियोलर ऊतक है, या फिर एडिपोज ऊतक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो अस्थियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है दोस्तों, है ना, उसको क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो लिगामेंट कर अस्थियों को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है दोस्तों, उसको लिगामेंट कहलाता है। ये जो लिगामेंट है दोस्तों, एक प्रकार से आपका संयोजी ऊतक, एक क्या है आपका? संयोजी ऊतक है, जो दो अस्थियों को जोड़ता है और उन जोड़ों की क्या करता है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन करने का भी काम है वो करता है। लिगामेंट दोस्तों कई कोलेजन फाइबर से है वो मिलकर बना होता है। जो लिगामेंट है दोस्तों किससे बनता है? कोलेजन फाइबर से है वो, है ना, कोलेजन फाइबर से मिलकर है वो बना होता है। और जो उपास्थि है, उपास्थि क्या करते हैं? इसी बीच में दोस्तों अपन उपास्थि की बात कर लेते हैं। उपास्थि हड्डियों को जोड़ों में बांटने का काम है वो करता है दोस्तों, तो इसमें अंतर भी आप है वो समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 16वां नंबर का क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता क्योंकि उनमें नहीं पाया जाता है केंद्रक, गोल्जी कायम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका विभाजित क्यों नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? सेंट्रोसोम है वो नहीं पाया जाता। उनकी जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, उसमें सेंट्रोसोम्स है वो नहीं पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो सेंट्रोसोम है वो नहीं होता है। सेंट्रोसोम कोशिका क्या होते हैं? अंगक होते हैं। कोशिका क्या होते हैं दोस्तों? अंगक होते हैं, है ना। सेंट्रोसोम कोशिका अंगक होते हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल्स है दोस्तों, वो होते हैं जो गुणसूत्रों के पृथक्करण के लिए क्या होता है? जरूरी स्पाइंडल फाइबर है उनको बनाते हैं। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल्स है वो नहीं होते हैं, है ना। उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और इसलिए कोशिका है वो विभाजित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर का, लिगामेंट मुख्यतः किसका बना होता है? कोलेजन का, इलास्टिन का, रेटिकुलिन का, या फिर मायोसिन का? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको जो लिगामेंट है वो किसका बना होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लिगामेंट होता है दोस्तों आपको कोलेजन और जो इलास्टिन है ना, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक फाइबर से मिलकर है वो दोस्तों बना होता है। लिगामेंट शरीर की जो हड्डियों को दोस्तों जोड़ने का काम है वो करता है ना। तो ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन दोनों ऑप्शन अगर जैसे ही रहेंगे दोस्तों आपकी, है ना, अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन को पूछता है तो आप इलास्टिक है उस इलास्टिन है उसको लेना, क्योंकि इसकी मात्रा है वो जो लिगामेंट में है वो ज्यादा मात्रा में, तो कोलेजन है वो कुछ कम मात्रा में है ना। इस वजह से आपको इलास्टिन है वो उसको लेना पड़ेगा, लेकिन जो लिगामेंट है वो बना होता है कोलेजन और इलास्टिन से मिलकर है बना होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 18वां नंबर का, परिपक्व स्तनधारी रेड ब्लड कार्पोसिस के असामान्य होने का कारण क्या चीज है? हिपो हीमोपोएसिस है, इनमें नाभिक नहीं होता है, ये रंगीन होती है, या फिर इनका आकार बदलना है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें नाभिक नहीं होता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो परिपक्व मैच्योर्ड मैमल्स है ना, उसका रेड ब्लड कार्पोसिस वो क्या करते हैं? असामान्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में अगर किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि हो जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल आप कमेंट करके उसका आंसर है उसको पूछ सकते हैं, और जो आपको और बेटर ऑप्शन लगता होगा तो हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।